हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ के लिए। दिस इज पार्ट 3 और पार्ट 3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑपरेशन इज स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम इजराइल। भारत सरकार ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑपरेशन भारत, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन विजय या फिर ऑपरेशन वंदे मातरम। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय के तहत जो भी भारतीय इजराइल में फंसे हैं और वापस भारत लौटना चाहते हैं आ सकते हैं। ऑपरेशन अजय की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि वर्तमान में इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है। हमास कहाँ से युद्ध कर रहे हैं? यहाँ पर छोटे से पोर्शन में हमास रहते हैं और उन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म के तहत इजराइल के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर किया है। हमास है क्या? हमास वहाँ का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी संगठन है। अगर हम इजराइल की बात करें कि क्या इजराइल हमेशा से यहीं पर लोकेटेड था, तो हमारा आंसर होगा नो। 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई। उससे पहले ये पूरा पोर्शन जितना भी आप देख पा रहे हैं इसे जाना जाता था पैलेस्तीन के नाम से। वर्तमान में पैलेस्तीन कहाँ पे लोकेटेड है? सिर्फ इतना सा पोर्शन, ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन रहा है पैलेस्तीन का। तो हमास ने ये वॉर डिक्लेयर किया इजराइल के खिलाफ अंडर ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म और इजराइल ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शुरू किया ऑपरेशन आयरन डोम्स। साथ ही में आयरन डोम्स जो है वो इजराइल की एक प्रोटेक्शन सिस्टम है जो किसी भी रॉकेट को आने से पहले ही डिटेक्ट करके उसे खत्म कर देता है। आयरन डोम्स की एक्यूरेसी बताई जाती है 80 to 90%। ये वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, सबसे अच्छे प्रोटेक्शन सिस्टम में से एक है। इजराइल की बात हमने पहले ही कर ली कि 1948 को उसकी स्थापना हुई। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और जेरूसलम जो है वो 3 धर्मों का मुख्य स्थल है, धार्मिक स्थल है, ईसाई, मुस्लिम एंड ज्यूस। उसके अलावा तेल अवीव वहाँ की एक फेमस सिटी है। तेल अवीव जो है वो इजराइल की कल्चरल एंड फाइनेंशियल कैपिटल है। एंड लास्ट में हमने लिखा है इजराइल की पार्लियामेंट का नाम विच इज नीसेट। आप खुद जानते हैं बहुत सारे एग्जाम में नीसेट पूछा जाता है कि नीसेट कहाँ की राजधानी है, तो नीसेट हो जाएगी इजराइल की संसद का नाम, नॉट राजधानी बट संसद का नाम। सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, व्हेन इज वर्ल्ड कॉटन डे सेलिब्रेटेड। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 6th of अक्टूबर, 7th of अक्टूबर, 8th of अक्टूबर या फिर 9th of अक्टूबर को। और विश्व कपास दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7th of अक्टूबर को। कौन सी मिनिस्ट्री के तहत ये सेलिब्रेशन होती है? ये मनाया जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। कॉटन की अगर हम बात करें, कॉटन एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ फसलें वो होती हैं जो हमें समर सीजन में देखने को मिलती हैं और कॉटन के लिए सबसे बेस्ट सॉइल जो बताई जाती है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में कपास की फसल सबसे अच्छी होती है, इसीलिए उसका एक नाम कपासी मिट्टी भी है। ब्लैक सॉइल का एक अनदर वेरी फेमस नाम जो हम सभी जानते हैं उसे जाना जाता है रेगुर के नाम से। कपास की अगर हम बात करें, कपास क्योंकि समर क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, समर सीजन में होती है, इसीलिए वो कौन से टेम्परेचर में सबसे बेस्ट होती है? 20 से 28 डिग्री सेल्सियस। सर्दियों की ऋतु इसके लिए सबसे बुरी बताई जाती है क्योंकि अगर फ्रॉस्ट होगी तो कॉटन का जो फ्लावर है हमारे पास वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी की कॉटन नहीं होगी। इसीलिए कॉटन के लिए कम से कम 180 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स की बात करें, कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है? महाराष्ट्र, गुजरात वन ऑफ द टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया हैं। इनके अलावा एमपी, कर्नाटका और तेलंगाना कुछ ऐसे और राज्य हैं जहाँ पे हमें कॉटन प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके साथ हमारी एकेडमी बहुत जल्दी शुरू करने जा रही है टीजीटी कमीशन के बैचेस, उसके अलावा जनरल बैचेस, पुलिस पटवारी फॉरेस्ट गार्ड के लिए एंड स्पेशल बैचेस फॉर अग्निवीर ऑल्सो। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हमें दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हर सोशल मीडिया साइट पे हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में हम उपलब्ध हैं। और अलग से अगर आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं किसी भी कोर्स के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। 2 लाइब्रेरीज हमारे पास हैं, लाइब्रेरी फैसिलिटीज को आप अवेल कर सकते हैं। जिसके लिए भी आप हमसे जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वन एट एशियन गेम्स 2023। एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 105, 107, 109 या फिर 121। रिसेंटली एशियन गेम्स कंक्लूड हुए, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा।
कहाँ पर हुए, कितने मेडल जीते, ये सब हमें पता होना चाहिए। फिलहाल अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने जीते 107 मेडल्स। पूरे मेडल की लिस्ट आपके सामने है। भारत की अगर हम पहले बात करें, भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल हुए 107। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कौन से प्लेस पर लाई करता है मेडल टैली में, 4th प्लेस पर लाई करता है। फर्स्ट पे कौन सी कंट्री है? एट फर्स्ट रैंक वी हैव चाइना। चाइना के आप टोटल मेडल ध्यान रख लीजिए, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें यही याद रखना है कि फर्स्ट पर वी हैव चाइना, जापान, कोरिया एंड एट 4th वी हैव इंडिया। कहाँ पर एशियन गेम्स हुई? चाइना में हुई। और उसके अलावा एवरी 4th ईयर में ये हेल्ड होती हैं। सबसे पहले एशियन गेम्स कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियोस। 1951 में सबसे पहले एशियन गेम शुरू हुई थी न्यू दिल्ली, भारत में। और नेक्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पर होगी? जापान के एक शहर नगोया में शुरू होंगी नेक्स्ट एशियन गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वेयर वॉज द 24th मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल हेल्ड? मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24th बैठक कहाँ आयोजित की गई? हमारे ऑप्शंस हैं भोपाल, नरेंद्र नगर, लखनऊ या फिर इलाहाबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र नगर, उत्तराखंड। सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग रिसेंटली हमें देखने को मिली है उत्तराखंड में। और अगर हम जोनल काउंसिल की बात करें, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर। वर्तमान में भारत के होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह जी। जो भी इंसान भारत का होम मिनिस्टर होगा वो ऑटोमेटिकली जोनल काउंसिल का अध्यक्ष बन जाएगा। कितनी जोनल काउंसिल है हमारे पास? 5 जोनल काउंसिल्स हैं। और ये बनी कब थी? इनको नेहरू जी का विचार बोला जाता है और इनका गठन हुआ है 1956 में। राज्य पुनर्गठन के साथ ही जोनल काउंसिल का भी निर्माण किया गया। कौन सी हैं आप मैप पे देख सकते हैं, नदन, सेंट्रल, वेस्टर्न, सदर्न एंड ईस्टर्न। 5 मुख्य जोनल काउंसिल्स हैं। पांचों के हेडक्वार्टर्स आपके सामने हैं। जैसे नदन का है न्यू दिल्ली, सदर्न का चेन्नई, सेंट्रल का वी हैव प्रयागराज, ईस्टर्न का कोलकाता एंड वेस्टर्न का है मुंबई। इसके अलावा आप लास्ट में देख पा रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। देखिए दोनों में फर्क है। अगर हमसे जोनल काउंसिल पूछा, जोनल काउंसिल आज भी कितनी रहेंगी? 5 ही रहेंगी। जो 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न बना वो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया। सिर्फ इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मेघालय की राजधानी शिलोंग। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिस पोर्शन ओवर हियर, दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन रहेगा वो यही रहेगा कि जोनल काउंसिल्स का चेयरमैन कौन होता है। तो वो आप याद रखेंगे, आपके देश के जो भी होम मिनिस्टर होंगे वो होंगे जोनल काउंसिल्स के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिसेंटली which scheme is launched to provide quality education for SC students? हाल ही में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? हमारे ऑप्शंस हैं विद्या, शिक्षा, श्रेष्ठा या फिर ज्ञान। और हमारा राइट आंसर होगा स्कीम श्रेष्ठा। श्रेष्ठा योजना शुरू की गई है ऐसे स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। और अगर हम श्रेष्ठा की फुल फॉर्म की बात करते हैं, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। एजुकेशन देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और हम सभी को पता है कि भारत में जितनी समस्याएं हैं मैक्सिमम का एक ही सॉल्यूशन है एजुकेशन। अगर आने वाली हर पीढ़ी एजुकेटेड हो और क्वालिटी एजुकेशन उसको मिले तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व की जा सकती हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें, कौन कौन से आर्टिकल में इसका मेंशन है? सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21A। इस आर्टिकल के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। और 21A आर्टिकल ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसके अलावा आर्टिकल 45 जो कि एक DPSP है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। आर्टिकल 45 बोलता है कि ये राज्य का कर्तव्य है 0 से लेकर 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करवाएं। आर्टिकल 46 वो भी एक DPSP है और 46 बोलता है राज्य का कर्तव्य है स्पेशली SC और ST स्टूडेंट्स को शिक्षा के अवसर प्रदान करवाएं। 42nd अमेंडमेंट 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और एक मौलिक कर्तव्य हमने बाद में जोड़ा 86 संशोधन 2002 के द्वारा। 86 संशोधन 2002 के ही द्वारा ये मौलिक कर्तव्य हमने जोड़ा, दिस फंडामेंटल ड्यूटी। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस 21A आर्टिकल भी हमने काउंट किया है, हमने ऐड किया है बाय दिस अमेंडमेंट ओवर हियर।
फंडामेंटल ड्यूटी 51A का स्मॉल के क्या बात करता है कि ये माता पिता का कर्तव्य है, पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करवाएं। अगर हम शिक्षा की बात करें कि कौन सी अनुसूची में शिक्षा प्रेजेंट है, इन विच लिस्ट एजुकेशन इज, तो हमारा आंसर होगा कंकरेंट लिस्ट। 12 अनुसूचियां हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, जो शक्तियों के विभाजन की बात करता है, डिविजन ऑफ पावर्स। उसी 7वीं अनुसूची में वी हैव 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं टोटल 52 और इन्हीं 52 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वेयर इज ओलंपिक गेम्स 2028 गोइंग टू टेक प्लेस। 2028 के ओलंपिक गेम्स कहाँ होने जा रही हैं? हमारे ऑप्शंस हैं पेरिस, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क या फिर बीजिंग। राइट आंसर हमारा होगा लॉस एंजलिस, यूएसए। 2028 के गेम्स की हम बात कर रहे हैं, जबकि 2028 से पहले 2024 के ओलंपिक्स भी होंगे। और कहाँ पर होंगे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होंगे। पेरिस को बोला जाता है दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत शहर। अगर हम ओलंपिक्स की बात करें, ओलंपिक्स 4 सालों में एक बार होते हैं, हम सभी ये बात जानते हैं। और सबसे पहले ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में शुरू हुए थे। ग्रीस यूरोप महाद्वीप की एक कंट्री है, वहां पर सबसे पहले ओलंपिक गेम्स शुरू की गई थी। न्यूज में क्यों है? क्योंकि 2028 की ओलंपिक से, 2028 नॉट 2024 बट 2028 के ओलंपिक से क्रिकेट को भी उसमें इंक्लूड करने की बात हो रही है, इसीलिए ये न्यूज में था। 2024 के ओलंपिक्स हमने बात कर लिया, पेरिस में होने वाले हैं। इसी के साथ विंटर ओलंपिक्स भी होते हैं। विंटर ओलंपिक्स सबसे पहले शुरू किए गए थे फ्रांस में 1924 में। 2022 के विंटर ओलंपिक्स हुए थे चाइना की कैपिटल बीजिंग में। और 2026 के होंगे यूरोप के ही एक शहर इटली में। इटली में अगर आपको ध्यान हो, हमने एक पर्वत पढ़ा है इन आवर प्रीवियस वीडियोस, एक माउंटेन जिसका नाम है स्ट्रोम्बोली और जिसे बोला जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। कौन सा देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष बन गया है? हमारे ऑप्शंस है इंडिया, श्रीलंका, चाइना या फिर ईरान। और राइट आंसर हमारा होगा श्रीलंका। श्रीलंका बना है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष। और मेंबर्स का मैप आपके सामने है। अगर हम मैप पे डिस्कस करें, श्रीलंका यहाँ पर लोकेटेड है, जो कि बना है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम इस मैप में देखिए यहाँ पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पाक जल संधि, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करती है। उसके अलावा यहाँ पे ये पोर्शन आप देख पा रहे हैं, दिस इज पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी से कहते हैं। यहाँ पे ओमान लिखा है एंड ये है ओमान की खाड़ी। और ओमान की खाड़ी को पर्शिया की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। यहाँ पे आप नैरो वाटर बॉडी देख पा रहे हैं, दिस इज हॉर्मूज स्ट्रेट। हॉर्मूज जल संधि है जो पर्शियन गल्फ को ओमान की गल्फ से कनेक्ट करती है। यहाँ पे वी हैव रेड सी, लाल सागर है। ये पोर्शन है अदन की खाड़ी और दोनों को जोड़ने का काम करती है बाब अल मांडेब जल संधि। तीसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, ये वाटर बॉडी है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, ये हमने अभी डिस्कस किया, दिस इज रेड सी। दोनों को कनेक्ट करती है यहाँ पे सुएज नहर। इसके अलावा कुछ और स्ट्रेट्स, ये वाली हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, दिस इज मलक्का स्ट्रेट ओवर हेयर, दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ने का कार्य जो करती है। और सेकंड स्ट्रेट हमने यहाँ पर पढ़ी है जिसका नाम है सुंडा जल संधि, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंट्री लिखी है मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका की एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड ऐसी बॉडी होती है जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई हो। और मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ये पूरा इंडियन ओशन है और आप देख पा रहे हैं एक ही द्वीप है जो आपको सबसे बड़ा चमकता हुआ दिख रहा है और वो द्वीप हो जाएगा मेडागास्कर, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। तो श्रीलंका बनी है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हु इज अवॉर्डेड विद दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस है रेखा, वहीदा रहमान, जीनत अमान या फिर जया बच्चन। और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान जी। वहीदा रहमान जी को सम्मानित किया जा रहा है दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम पुरस्कार से।
अगर हम वहीदा रहमान जी की बात करें, पिक्चर आपके सामने है, द वेरी फेमस मूवी एक्ट्रेस। उनकी बहुत मशहूर मूवीज रही हैं, जिनमें से कुछ के नाम हैं कागज के फूल, चौदहवें का चांद, एक्सेट्रा। पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से उन्हें ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है। और अगर हम दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें, सबसे पहले 1969 में दिया गया था देविका रानी जी को। देविका रानी को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। और दादा साहेब फाल्के जी की बात करें अगर, तो ही वॉज अ इंडियन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर। उनकी पहली मूवी जो उन्होंने बनाई थी दैट वाज राजा हरिश्चंद्र 1913 में। और द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इसीलिए उनके नाम पर ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने जा रहा है वहीदा रहमान जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Who has been awarded with the Nobel Peace Prize 2023? देखिए, नोबेल प्राइज न्यूज में है, क्वेश्चन आपको 100% देखने को ही मिलेंगे। फिलहाल नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस है नरगिस मोहम्मदी, विक्टोरिया कॉर्पस, एलन फ्रेजर या फिर जॉन एफ क्लॉजर। और हमारा राइट आंसर रहेगा नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी जी, फोटो आपके सामने है। इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जाएगा फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान। ईरान में महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया और इसीलिए इस वर्ष के शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। नोबेल प्राइज की बात करें, 1901 में ये शुरू हुए थे और फिजिक्स, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सब फील्ड्स में दिए जाते हैं। किस फील्ड में नहीं दिए जाते? तो हमारा आंसर होगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की फील्ड में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। इसके अलावा और क्या डिफरेंस है? जो नोबेल पीस प्राइज है वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, और बाकी अन्य जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। सबसे पहले लेडी कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैरी क्वेरी, फर्स्ट वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज। और इसी के साथ साथ ये एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नॉर्वे का एक इजी पॉइंट क्या हो जाएगा? नॉर्वे को बोला जाता है कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। इस वीडियो के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू ह्यूरॉन लिस्ट 2023? भारतीय का कौन सा व्यक्ति सबसे अमीर बना है किस लिस्ट के अकॉर्डिंग? ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अकॉर्डिंग। हमारे ऑप्शंस है गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, साइरस पूनावाला या फिर शिव नादर, द वेरी फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया। और ह्यूरॉन लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे रिच व्यक्ति इस वर्ष के लिए बने हैं मुकेश अंबानी जी, द वेरी फेमस पर्सन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन। और अगर हम इस वीडियो से हमारे आज के क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज वीडियो क्या रहेगा आपके लिए? हु इज नोन एज फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा? भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला के रूप में किसे जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है रेखा जी, देविका रानी जी, श्रीदेवी जी या फिर मुमताज जी। फेमस हीरोइंस की पिक्चर आपके सामने है और जिन्हें भी बोला जाता है फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा, आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। साथ ही साथ भूलिए नहीं कि बहुत जल्दी हम बहुत सारे न्यू बैचेस को, कमीशन, जनरल बैचेस को शुरू करने जा रहे हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सभी सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें जुड़ भी सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।